मौद्रिक नीति अपनाया जाता है। मौद्रिक नियामक नीति देखिए एक बार फिर से तेजी में हम लोग समझेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बंबई से ही बैठ के यहीं से तय करती है कि हमारे पूरे देश में महंगाई दर बढ़ रहा है, घट रहा है, हमको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये अपने झोला में 1 नंबर रेंज से सलाई रेंज तक सब रखता है। जय नंबर के रेंज का जरूरत है बंबई से चला देता है, पूरा मार्केट में उस अनुसार से सब चीज सही हो जाएगा। यानी आरबीआई चाहेगा तो बैंक से लोन मिलना आसान हो जाएगा, आरबीआई चाहेगा तो बैंक से लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, महंगे लोन नहीं मिलेंगे, ईएमआई बढ़ जाएगा, ईएमआई घटा देगा, सब इसी के हाथ में। और इसके लिए इसके हमने बताया था पिछले क्लास में कि 5 इंपॉर्टेंट उपकरण है, जिसमें एक उपकरण का नाम था सीआरआर, दूसरा उपकरण का नाम था एसएलआर, तीसरा उपकरण का नाम था रेपो दर, रेपो रेट, और चौथा उपकरण का नाम था रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और पांचवा उपकरण का नाम है बैंक रेट, बैंक दर। तो ये 5 उपकरण को हम लोग अभी जस्ट सुनेंगे एक बार लास्ट, और उसके बाद तब इससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों का मेन शुरू हो जाएगा। ये मुद्रा बाजार खत्म होकर पूंजी बाजार, फिर पूंजी बाजार के पूरे कंसेप्ट को एक क्लास में समझोगे तो फिर बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आपको हमने बताया था कि रिजर्व बैंक को एक डर ये भी रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई बैंक भाग जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो किसी भी ग्राहक का पूरे पैसा ना डूब जाए। इसके लिए वो कोशिश करता है कि जो पैसा आया है 100% पैसा से बिजनेस ना करे। अब तुम भी भविष्य में कमाओ तो क्या जितना कमाओगे सब कमा दोगे? नहीं, उसका कुछ भाग रिजर्व रखो बैंक में और कुछ भाग नगद घर में, बाकी से घूमो फिर कोई बात नहीं, कुछ नगद भी तो रहना चाहिए ना। अब एकदम कोई गया कि है तो ना देखिए ना कुछ नहीं, कहेगा कि एकदम क्या नौकरी करता है, कोई पैसा नहीं है इसके पास। तो अगर ये दिवालिया घोषित वाला लक्षण हो जाए तो आरबीआई वही नियम बनाती है कि कोई भी बैंक रहो, अगर बैंक के पास ग्राहक ने 100 रुपया जमा किया है तो इसका एक खास अमाउंट ये तुम निश्चित रूप से आरबीआई के पास जमा करोगे, वो भी कैश के रूप में, नगद के रूप में, और ये जो हम फिक्स करेंगे उतना तुमको जमा करना है। यही कहलाएगा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब नगद आरक्षी अनुपात, नगद में ही जमा कर लेना है। उस पैसा के बदले में आरबीआई कोई सूद नहीं दे, वो सिर्फ पैसा रखे हुए कि इतना पैसा हमारे पास रिजर्व में रहेगा, इसलिए कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व पैसा। और इसका निर्धारण एनडीटीएल हम लोग देखे थे, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी के अनुसार जो होगा। और इस में डेली डेली हिसाब हो, डेली हिसाब हो। शाम होते ही आप देखो कितना जमा हुआ, उसमें कितना मात्रा चाहिए उतना मात्रा यहाँ जमा करो, जितना निकाल लिया उसमें उतना मात्रा घटा देना, तुमको जितना है उसका मात्रा हमारे यहाँ रिजर्व चाहिए। वो पैसा जो जमा हो गया वो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जमा रखेगा। जैसे मान लो कि 100 करोड़ रुपया एक दिन में एसबीआई ने कारोबार किया, तो 100 करोड़ रुपया का अगर आरबीआई घोषणा करती है कि 10% सीआरआर होगा, तो 100 करोड़ रुपया का 10% मैंने 10/100, 10 करोड़ रुपया इसको कहेगा कि शाम में हमारे खाता में भेज दो, तब बैंक बंद करना। ये 10 करोड़ रुपया हम रखेंगे और ये 10 करोड़ के बदले में तुमको कोई सूद नहीं देंगे, तुमको 90 करोड़ रुपया से बिजनेस करना है। 90 करोड़ ही तुम्हारा है, 10 हमारा होगा। हम इस पैसा को इसीलिए रखेंगे कि अगर भविष्य में दिवालिया हो गया, भाग गया, कुछ इसके साथ चांस हो गया, तब ग्राहक को कहेंगे घबराओ नहीं, कुछ रख ले है, कुछ मिल जाए। तो ना मामा से कान मामा बढ़िया, एकदम। जब ग्राहक देखेगा कुछ नहीं मिल रहा है तो साल भर बाद कहेगा कि इतना दे रहे हैं, तो पब्लिक देखेगा जाए तो कुछ तो मिला, वही कुछ रिजर्व है। तो इस पैसा को क्या सीआरआर पैसा को आरबीआई को इंटरेस्ट देगी? नहीं। अब आरबीआई कहती है कि तो मेरे यहाँ दे दिया, अब कीमत समझना कि 90 करोड़ है तो सब तुम लोन बांट दोगे, कर्जा बांट दोगे और फिर तुम आराम करोगे, इतना कम में फिर भाग जाएगा। तब इसीलिए ये जो देख रहे हो एसएलआर, एसएलआर का मतलब हमने बताया था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में इसको कहते हैं सामंधिक तरलता अनुपात। इस सामंधिक तरलता अनुपात क्या है? तो यह कहता है कि रुपया से तरलता कम जिसका है वो चीज तुम अपने यहां ही जमा रखो, हमारे यहां देने की जरूरत नहीं। जो पैसा जमा हुआ उसमें मान लो हम लोग एसएलआर 25% की, तो जितना रुपया जमा हुआ उसका 25%, 100 करोड़ जमा हुआ तो 25% कितना हुआ? 25 करोड़। 25 करोड़ रुपया ये तुम्हारे बैंक में ही उतना के मूल्य का सोना रखो, चाहे उतना के मूल्य का प्रतिभूति, प्रतिभूति का मतलब बॉन्ड पेपर रखो, या अगर ये सब नहीं है तुम्हारे पास तो नगद रखो, तुम जो रखो, लेकिन इतना तुम्हारे बैंक में अपने स्वयं रख लेना। अब ये रख लेगा तो बताओ फायदा क्या होगा? अब ये बताओ 25% ही रखे हो, 10% आरबीआई रख लिया तो कितना परसेंट हो? 35%। बचा क्या परसेंट? 65%। बिजनेस करो जितना करना। अब बताइए क्या बैंक हम जितना पैसा देंगे 100% में आरबीआई वर्क करने देती है? नहीं। दो तरह से उसको लॉक करती है। एक लॉक करती है कि हमारे पास लॉक करो, जो आरबीआई के यहाँ लॉक होगा वो क्या है? सीआरआर। एक कहती है तुम अपने यहाँ लॉक करो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसएलआर। एसएलआर का मतलब आरबीआई के यहाँ देना है कि अपने यहाँ, अपने यहाँ। वही वाला बात है जैसे तुम्हारे पैसा कमाओगे तो कुछ पैसा बैंक में फिक्स करोगे तो सीआरआर, कुछ पैसा अपने यहाँ लॉक रखोगे कि ना ये वाला एकदम इमरजेंसी में निकालेंगे, तोशक के नीचे रहे, पलंग के नीचे डाल रहे। तो जो एकदम इमरजेंसी में लॉक है कहना कि वो एसएलआर। अब एसएलआर समझ में आया तुमको? ये अपने यहाँ ही लॉकिंग कंडीशन में है। क्या इसके बदले में सूद है? कुछ नहीं, इसमें बिजनेस नहीं करना है, देना है लेकिन लेना नहीं। और यही चीज तुमको समझाए थे, यदि आरबीआई सीआरआर बढ़ा देती तो बताओ कर्ज सस्ता होगा कि महंगा? महंगा होगा। अगर सीआरआर बढ़ा देगा कि नहीं 5-10% नहीं 15% मेरे यहाँ दो, बैंक माथा नोचेगी कि क्या कमाएंगे 100 करोड़ में, पहले 10 करोड़ ले रहा था 15 मांग रहा, सब तो उकरे दे देंगे, उसमें सूद नहीं देगा, तो हम ग्राहक को सूद कहां से दे? तो पहले बैंक कह रही थी कि 12 साल में दुगना होगा, जैसे सीआरआर बढ़ाएगा तो कहेगा कि 16 साल में दुगना करें। तो जी 16 साल था सीआरआर बढ़ गया, ग्राहक का पता ना कहां बढ़ गया 12 से 16 का। बोलो सीआरआर का मतलब समझ लो? एसएलआर भी बढ़ेगा तो बताओ जल्दी धन दुगना होगा कि लेट से? लेट से, क्योंकि ज्यादातर पैसा लॉक है, लॉक पैसा से बिजनेस नहीं होगा, तो उस कंडीशन में धन ज्यादा दिन में दुगना होगा। तो अब अभी हम लोग एसएलआर सीआरआर तुमको लगता है लिखा लिया था आपको, चलिए नीचे लिख दीजिए एसएलआर। एसएलआर एसएलआर लिख दीजिए।
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सामंथिक तरलता अनुपात। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सामंथिक तरलता अनुपात। एक बच्चे पूछ रहे प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट में भी यही नियम है, प्राइवेट वाले को भी जमा करना है, सरकारी वाले को भी जमा करना है। एक बच्चे पूछ रहे 92 में नियम है, हर समय आजादी के बाद जैसे आरबीआई हमारा राष्ट्रीयकरण 49 में हुआ, वहीं से सब नियम बन रहा था, लेकिन 1990-91 तक सरकारी बैंक ही थे, प्राइवेट खोलना अलाउ ही नहीं। जिस समय से निजीकरण हुआ, पढ़े होंगे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये दौर कब से आया? 91। तो 91-92 के बाद प्राइवेट बैंक खोलना ही शुरू। उसके पहले प्राइवेट बैंक अलाउ ही नहीं थे, सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही चले, प्राइवेट खोलना ही नहीं है। तो यहाँ से जो भी है सब पर नियम लागू होता है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, बैंक हो तो आरबीआई का डंडा चलेगा, एकदम ध्यान रखना। लिख दीजिए संबंधित तरलता अनुपात, 10 तक लिख दीजिए। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों के द्वारा जमा की गई राशि, ग्राहकों के द्वारा जमा की गई राशि, जमा की गई राशि का एक निर्धारित भाग, का एक निर्धारित भाग, का एक निर्धारित भाग जो आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है, निर्धारित भाग जो आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है, आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है, उसे अपने बैंक में, उसे अपने बैंक में सोना प्रतिभूति, सोना देखिए प्रतिभूति या नगद के रूप में, या नगद रूप में आरक्षित रखता है, नगद रूप में आरक्षित रखता है। इसे एसएलआर कहते हैं, इसे एसएलआर कहते हैं। नीचे डैश देखिए, एसएलआर का निर्धारण, एसएलआर का निर्धारण एनडीटीएल के आधार पर होता है, एनडीटीएल के आधार पर होता है। एनडीटीएल समझते हो ना, क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी। एक दिन में बैंक की लेबिलिटी क्या है? क्या मंथ के आधार पर होगा कि डेली बेसिस? डेली बेसिस पर लेबिलिटी क्या है? लेबिलिटी माने जिम्मेवारी। बैंक में जो पैसा देते हो वो बैंक का पैसा है कि बैंक की जिम्मेवारी? बैंक की जिम्मेवारी है, लेबिलिटी है। अब तुमको कोई दोस्त कहे कि लो 1 लाख रुपया रखो, तो तुम अपना घर जाओगे तो कहोगे 1 लाख हो गया? नहीं, कोई कहेगा लाओ 1 लाख है तो कहोगे जिम्मेवारी है कि करो रखा हो। जिम्मेवारी समझ में आया? इस जिम्मेवारी को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेबिलिटी। उस लेबिलिटी के आधार पर इसका निर्धारण होता है। तो नीचे डैश पे लिख दीजिए, एसएलआर की रकम, एसएलआर की रकम बोलो किसके पास जमा होगा? आरबीआई के पास कि बैंक के पास? बैंक के पास, सीआरआर आरबीआई के पास। तो एसएलआर का रकम सोना प्रतिभूति या नकदी रूप में, सोना प्रतिभूति या नकदी रूप में, सोना प्रतिभूति या नकदी रूप में बैंक अपने पास जमा रखती है, बैंक अपने पास जमा रखती है। नीचे डैश देखिए, एसएलआर की रकम से, एसएलआर की रकम से बैंक कोई व्यापार नहीं करती है, एसएलआर की रकम से बैंक कोई व्यापार नहीं करती है, कोई व्यापार नहीं करती है, और न ही इसके बदले में उसे कोई ब्याज प्राप्त होता है, और न ही इसके बदले में उसे कोई ब्याज प्राप्त होता है, न ही इसके बदले में उसे कोई ब्याज प्राप्त होता है। चलिए नीचे लिख दो, रेपो रेट, रेपो दर लिक्विडेस, रेपो दर लिक्विडेस, रेपो दर लिक्विडेस समझेंगे? कोई भी बैंक आप खोले हो और इस बैंक को आवश्यकता है कि आज हम बैंक खोले और सुबह सुबह 10 करोड़ का ग्राहक आ गया ऋण लेने के लिए, बोलो बैंक ऋण देती है तो खराब है कि अच्छा है? अच्छा है, क्योंकि बैंक जितना कर्ज ज्यादा बांटेगी उतना ही ज्यादा बैंक को बेनिफिट होगा, क्योंकि बैंक ग्राहकों से जो पैसा जमा लेती है उस पर मान लो 5% इंटरेस्ट देती है, और जैसे ही उसको कर्ज के रूप में देती है तो 18% इंटरेस्ट मार देती है, तो बैठे बैठे उसको बेनिफिट हो जाता है। अगर 100 करोड़ रुपया बैंक में जमा है तो उसको सूद साल भर में 5 करोड़ देना। बैंक कुछ नहीं करती है, वही 100 करोड़ रुपया मार्केट में बढ़ाती है तो 18 करोड़ रुपया उसको सूद मिलता है। देना कितना है? 5 करोड़। बैठे बैठे 13 करोड़, स्टाफ का पेमेंट 3-4 करोड़, तो बैंक आती है 9 करोड़ का प्रॉफिट हो। ये कुछ नहीं, खाली वो पैसा इधर भेजे, फिर वसूले, फिर दे दिए, प्रॉफिट में चलेगा, सबका पेमेंट हो। बैंक का काम यही है। अब बैंक ऋण ही नहीं देगी तो पैसा लेकर 4 लगाएगी, तो बैंक फिर ग्राहक को कहां से जमा करेगी? अब बैंक कहती है कि मान लो किसी बैंक को हम परमिशन दे दिए कि तुम बैंक करो, हो सकता है कोई नया नया बैंक खुला है और इसके पास जमा अभी 100 करोड़ है, लेकिन इसके पास कर्जा मांगने वाला 500 करोड़ है। देखो जितना ज्यादा बैंक खुलेगा उतना ही अच्छी स्थिति है कि खराब? अच्छी स्थिति। जितने बैंक खुलेगा वित्तीय संस्थान मजबूत हो, घर कुछ कुछ के घंटी बजा बजा के लोन देगी, क्योंकि बैंक को तो लोन देना है। अब मान लो तुम्हारे गांव में एक ही बैंक है तो वहां लोन मांगने वाले का जूता घिस जाए, क्योंकि जाएगा एक बैंक है उसको जितना देना टारगेट हो गया, 100 करोड़ आया, मैनेजर 100 करोड़ बांटे हुए हैं, अब कोई अगला गया तो देखेगा कि कौन आरबीआई से मांगेगा, छोड़ दिया, चाहेगा तो उसको मिल सकता है। लेकिन अब किसी शहर में एक ही मोहल्ला में 20 बैंक हो, शहर में 20 बैंक खुल, तो सब बैंक की ड्यूटी है ज्यादा से ज्यादा ऋण दो, इसी के वसूलोगे, तो वो जबरदस्ती पूछेगी, डेली नहीं भी है तो वहीं से नंबर उठाएगी कि शहर का जितना नंबर लाइए, एक आदमी बैठ के कॉलिंग करेगा कि आपको 2 लाख का इंस्टेंट लोन मिलेगा, एक बटन दबा दीजिए, खाली कंफर्म कीजिए, एक दबाइए, पैन कार्ड भेजिए, बस भेजिए, एक दबाइए, 2 लाख खाता में गया। बैंक मुस्कुराई कि जैसे ही हाँ बोला तो 2% मार दिया, फोन कर आपकी प्रोसेसिंग चार्ज, तो स्टार्ट पेमेंट निकल गया, और 18% जब मार दिया तो इससे सबका पेमेंट सब निकल जाएगा। अब जान के उसकाते रहेगी, कोई गाड़ी चाहिए, कुछ चाहिए, एकदम चार्ज करते रहेगी, कब? जब बैंक बहुत ज्यादा रहेगी तब। तो ये देखो वित्तीय स्थिति ये है। अब आरबीआई एक फैसिलिटी देती है, नया नया बैंक खुला है, बैंक के पास जमा कितना है? 100 करोड़, और बैंक को ऋण कितना देना? 500 करोड़। तो क्या मैनेजर साहब
अपने रिश्तेदार से पैसा कर्जा मांगेंगे नहीं। मैनेजर नहीं कहेगा कि देखिए ना बड़ा कर्जा मांगा है, दुगना हो जाएगा, लाइए ना कुछ दिन में दे देंगे। आरबीआई कहती है तुमको जितना पैसा चाहिए तो घबराओ नहीं, हमसे ले लो, हम देंगे। बात समझिए, हम देंगे तुमको कर्ज, जो जरूरत है बैंक को कर्ज कौन देगी? आरबीआई। लेकिन उस कर्ज के बदले में दो कंडीशन, एक कंडीशन है तुम उतना का बॉन्ड पेपर प्रतिभूति गिरवी रखो, और जब तुम उतना का गिरवी रखोगे तो हम तुमको उतना पैसा रिलीज करेंगे, ज्यादा दिन का टाइम भी नहीं देंगे, 15 दिन तक में वो पैसा को रिलीज कर देना, और बदले में जो तुम कर्ज लोगे तो हम कुछ इंटरेस्ट जोड़ेंगे, तुम भी तो दोगे कर्जा, तो तुम हो सकता है 18% वाला रहो, हम जितना तय करेंगे कि बदले में एक दर ब्याज फिक्स करेंगे, और हमारे पैसा के लिए जो दिए हैं उस पर जो ब्याज कसेंगे उसको रेपो रेट है। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेसिंग। अब जनरली बैंक ऐसा कम ही होता है कि इससे उधार ले लेके उधार देगा, क्योंकि ऐसा करेगा तो 15 दिन में लौटाना, नहीं लौटेगा तो बैंक का फिर हालत खराब करेगा भी। तो इसीलिए जनरली एक कब नौबत आता है जब बैंक के पास उस दिन हिसाब किताब करके पैसा नहीं, बैंक क्लोज किया, सुबह सुबह 2 करोड़ का जमा है, 5 करोड़ का जरूरत है, लग रहा है कि ना अभी आएगा, तो ये बैंक आरबीआई के पास कहती है कि लीजिए 3 करोड़ का प्रतिभूति, अब 3 करोड़ अभी तत्काल दीजिए, तो 3 करोड़ ले ली। अब 3 करोड़ रुपया के लिए अब वो रेट कितना बनाए हुए हैं? 6% इस साल भर का, तो 3 करोड़ का 6% अगर होगा तो कितना हो गया? 18 लाख। अब उसमें एक दिन का कितना होगा? अगर एक दिन में लौटा दिया तो उतना लगेगा, 2 दिन में कितना होगा? उतना ही लगेगा, धीरे धीरे साल भर ठेकेगा, 15 दिन में दिया फिर लिया, अगर उतना साल भर का ट्रांजेक्शन चल रहा है तो कुल 18 लाख का सूद होगा। अब ये जो देख रहे हो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेपो दर। तो बैंक कहती है कि हम अपने प्रतिभूति को आप ही के यहाँ देके आप फिर पैसा ले रहे हैं, तो रीपर्चेजिंग होगी। एक तो एसएलआर में परचेजिंग करवा दी, अब ऊपर से फिर रख के हमसे रीपर्चेजिंग करवा, इसीलिए इसको रीपर्चेजिंग पुनः खरीद कर। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें पुनः खरीद कौन? रेपो रेट। और वर्तमान में अभी रेपो रेट देखो, वर्तमान में फिर सब करंट से जुड़ जाएगा। अभी वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 6.5%। 6.5% रेपो रेट चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई बैंक आरबीआई से कर्ज लेकर के आपको कर्ज दे रही है तो आरबीआई क्या परसेंट चार्ज करेगा? 6.5। तो बताओ बैंक जो आपको देगी वो 6.5 से कम में देगी कि ज्यादा? जल्दी बोलिए, ज्यादा। उससे लेके देना है तो उससे ज्यादा ही में रहेगा, और जब ज्यादा में रहेगा अब यही आरबीआई के गवर्नर कहेंगे कि रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, तो जैसे बढ़ेगा रेपो रेट तो आपके ईएमआई घटेगा कि बढ़ जाएगा? बोलो जल्दी। अब कोई मोटरसाइकिल लिए हो, हाउसिंग लोन लिए हो, पर्सनल लोन लिए हो, तो महीने महीने जो उसको देना है तो ईएमआई का किस्त घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। ये अपने हल्ला करेगा कि रेपो रेट बढ़ गया तो हम ही को अब ज्यादा में मिल रहा है तो आपको और ज्यादा में देंगे तो ईएमआई बढ़ जाएगा। अब अखबार में आएगा रेपो दर 0.5% बढ़ा, ये मतलब इतना कम है, करोड़ों का कारोबार है, उसमें 0.5% में करोड़ों। तो जैसे ही कहेगा कि रेपो दर 0.5% बढ़ा तो नीचे लिखा रहेगा हाउसिंग लोन महंगा होगा, वाहन की किस्त महंगा होंगे, अभी सब नीचे लिखा रहेगा तो तुम कहेगा कि हाँ सब समझ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इस बात को हम समझे। तो बताओ रेपो क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से। रेपो दर गैस देखिए, वह दर जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक अपने प्रतिभूति के बदले आरबीआई से कर्ज लेता है, रेपो दर कहलाता है। रेपो दर कहलाता है। नीचे डैश करके लिख दीजिए। रेपो दर पर वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई द्वारा अल्पकालीन ऋण प्राप्त होते हैं। अल्पकालीन ऋण प्राप्त होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रेपो रेट भी आप सभी लोग का क्लियर हो गया। अब नीचे हेडिंग दीजिए रिवर्स, चाहे एक लाइन और रेपो रेट में लिख के तब करिएगा। रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है? पुनः खरीद, रीपर्चेजिंग। पूछेगा इसमें पुनः खरीद कौन है? रेपो रेट। क्यों पुनः खरीद नाम है? क्योंकि एसएलआर में प्रतिभूति खरीदा फिर वही प्रतिभूति को देकर फिर पैसा ले रहा है, तो इसको रीपर्चेजिंग कहते हैं। तो लिख दीजिए रेपो दर को पुनः खरीद दर कहा जाता है। रेपो दर को पुनः खरीद दर कहा जाता है। चलिए अब नीचे लिख दीजिए रिवर्स रेपो दर। चलिए ध्यान दीजिए, रिवर्स रेपो क्या है? तो आपको बताया है रिवर्स का मतलब उल्टा होता है। ये उल्टा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि देखो तुमको घट गया तो हमसे कर्ज लिया, तो हम तुमको बदले में क्या किए? सूद ली। तो अगर तुमको बढ़ गया, कोई कर्जा लेने वाला नहीं है तो चिंता मत करो, मेरे यहाँ पैसा को पार्किंग में लगा, और पार्किंग के बदले में हम तुमको कुछ सूद देंगे, तो हम जो दे रहे हैं वो रिवर्स रेपो रेट। बात समझिए। अब डेली हिसाब हुआ, बैंक जोड़ी की आज 10 करोड़ आया, अब फिर जोड़ी की 8 करोड़ कर्जा बांट दी, बचा कितना? 2 करोड़। आरबीआई कहेगी बस 2 करोड़ शाम में मेरे खाता में दे दो, दे दिया तो तुमको इसका रिवर्स रेपो रेट सूद देंगे। अगला दिन भेजे वो 2 करोड़, लेकिन निकालोगे तो 2 करोड़ से ज्यादा मिलेगा, तो ये पार्किंग कहलाएगा। तो पार्किंग में लगा दोगे। बोलो रेपो रेट ज्यादा होगा कि रिवर्स रेपो रेट? जल्दी बोलो। रेपो रेट। अगर रेपो रेट से ज्यादा रिवर्स हो जाएगा तो सब कुछ नहीं करेगा, एक से कर्जा लेके एक पार्किंग में लगा दे। नहीं समझा? कहेगा लाइए 100 करोड़, आसाम में कहेगा ले लीजिए 100 करोड़, और कहेगा लाइए पार्किंग का चार्ज। तो इसीलिए बताओ रेपो रेट रखते हैं 6.5, तो ये बेचारा के 3.35 रखते हैं कि हमसे लेके हमारे यहाँ डालोगे तो भाई घाटा लगेगा, समझ? तो इसीलिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो रिवर्स रेपो रेट कहेंगे किसको? तो अब तुम समझ गया होगा, कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने अतिरिक्त धन को जब आरबीआई के यहाँ जमा करती है तो आरबीआई उस पर जो ब्याज देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट को हम लोग पार्किंग दर कहते हैं। पार्किंग दर, क्योंकि ये पैसा को वहां पार्किंग में लगाया हुआ है, आरबीआई उसे खर्चा थोड़ा करे, वो खाली कहती है मेरे पार्किंग में लगा ले रहा हूं, बस फायदा क्या होगा? अचानक होगा कि बैंक
दिला लिया तो मालूम चला कितना इसका पैसा मेरे यहाँ पार्किंग में लगा था, गाड़ी पार्किंग वाला रोक देंगे, देखो ये पार्किंग वाला नहीं निकालना, तो इस सब बेनिफिट मिलेगा ना हमको, तो इस सब उसको बेनिफिट मिल गया। लिख दीजिए जल्दी से रिवर्स रेपो दर। लिखिए वाणिज्यिक बैंक जब अपने अतिरिक्त धन को आरबीआई में जमा रखती है तो इसके एवज में आरबीआई के द्वारा जो ब्याज दिया जाता है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। नीचे ध्यान से लिख दीजिए, रिवर्स रेपो धन की पार्किंग कहलाता है। बोलो रेपो ज्यादा होगा कि रिवर्स रेपो? कौन ज्यादा होगा? रेपो। ध्यान से लिख दीजिए, रेपो दर से रिवर्स रेपो दर का मान हमेशा कम होता है। रेपो दर से रिवर्स रेपो दर का मान हमेशा कम होता है। चलिए नीचे लिख दीजिए बैंक दर। अब आप लोग का ये स्टेप हो गया, खाली करंट से डाटा केवल जुटेगा, बस आपका क्लियर हो जाएगा। अब बताओ जो करंट पाएंगे तो कहेंगे कि बैंक दर इतना परसेंट बढ़ के इतना हो गया, तो समझ नहीं लगा। सीआरआर इतना हो गया, अब तुमको क्वेश्चन देगा कि बताओ सीआरआर बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ेगा घटेगा, ऐसा क्वेश्चन है। अब तुमको दे देगा मार्केट में महंगाई है तो इसके लिए रिजर्व बैंक रेपो दर को कुछ बढ़ा देगी, घटा देगी, अपरिवर्तित रखेगी। ये जो समझा रहा है ना, इस पर बुद्धि वाला क्वेश्चन पूछे, तो अभी क्वेश्चन देंगे तो उससे मालूम चलेगा कि तुमको रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाएंगे। आप तब कहेंगे कि हालचाल मार्केट का ही है जी, तो कौन नंबर के रेंज निकालोगे, क्या करो? अभी नहीं कि ढीला करना है, तुम टाइट कर दो तो गड़बड़ हो गया, 0 नंबर आ जाएगा। तो इसमें तुम्हारा काल्पनिक शक्ति भी सही होना चाहिए। बैंक दर क्या है? बहुत आसान, सुन लीजिए। आपने देखा कि रेपो दर में अल्पकालीन ऋण 15 दिन के लिए मिलते हैं। अगर कोई वाणिज्यिक बैंक को ज्यादा ऋण चाहिए आरबीआई से, तो आरबीआई कहती है कोई बात नहीं, तुमको हम देंगे, लेकिन ये जो देंगे वो बैंक दर पर देंगे। तो बैंक दर वह दर है जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है। आरबीआई बैंक दर पब्लिक के लिए नहीं, कोई वाणिज्यिक बैंक जिस दर से आरबीआई से कर्ज लेती है उस दर को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक दर का। बैंक दर और रेपो में अंतर क्या है? इसके बदले में प्रतिभूति देना होगा। ये अल्पकालीन 15 दिन के लिए है, ये आराम से रखो और बिजनेस करो, फिर हमको अपने अनुसार लौटा देगा। तो ये पूरे टूल्स औजार आपका पांचों क्लियर हो गया। नीचे लिख दीजिए बैंक दर डैश देंगे वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है, बैंक दर कहलाता है। एक बच्चा बेचारा बड़ा मासूम क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर आरबीआई सीआरआर कब लौटाएगी, कि लौटेबे नहीं करेगी। तो ये एनडीटीएल है बाबू, डेली लायबिलिटी के अनुसार है। ग्राहक ने आज 100 करोड़ जमा किया, कल जमा नहीं होगा, सरकार का पैसा लाइए तो सीआरआर भी लाइए। इसका जो आज की लायबिलिटी है वही रहेगा। अब आज की लायबिलिटी में ग्राहक निकाल रहा है तो उसी अनुसार से वहां सीआरआर निकल जाएगा। यहाँ ग्राहक जमा कर रहा है तो उसी अनुपात में जमा होगा। जितना बड़ा बैंक होगा उतने सीआरआर जमा हो, जितने निकलते जाएगा सीआरआर घटते चला जाएगा। बैंक बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा है तो सीआरआर कहेगा कि एकदम हाउस में तुम रहो, जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा भागे का डर लग रहा है, तो ज्यादा रख रहा है, जो कम है उसका कम रहे। डेली की लायबिलिटी के अनुसार तय होता है। बोलो क्लियर हो गया सबका? तो अब इसमें एक दो प्रश्न चलेंगे। नीचे क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिए आरबीआई के द्वारा रेपो दर बढ़ाने से नीचे चॉइस है कर्ज सस्ता होगा, चॉइस बी कर्ज महंगा होगा, सी कर्ज के दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी एक से अधिक सही है, ई कोई सही नहीं है। बोलो क्या होगा? कर्ज महंगा होगा, सही है ना? बताओ जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा तो बोलो कर्ज क्या होगा? महंगा होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए, मुद्रास्फीति अधिक होने से उसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा रेपो दर नीचे चॉइस से बढ़ाया जाएगा, बी घटाया जाएगा, सी अपरिवर्तित रखा जाएगा, डी एक से अधिक सही है, ई कोई सही नहीं है। बढ़िया से सोचो,
इन्फ्लेशन पढ़ा है ना, मुद्रास्फीति पढ़ा है ना। तो इन्फ्लेशन मार्केट में हो गया है, मार्केट में इन्फ्लेशन होने से महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गया है तो आरबीआई के गवर्नर साहब रेंज को टाइट करेंगे और रेपो रेट बढ़ा लेंगे कि घटा लेंगे। कितने लोग को लग रहा है रेपो रेट घटाएंगे, वहां घटाएंगे, बहुत बढ़िया। और कितने को लग रहा है रेपो रेट बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया। तो वो नालायक एक तरह का थोड़ी दो तरह के थोड़ी अपरिवर्तित वाला करे, अपरिवर्तित वाला क्या करेंगे रेपो रेट, बोल क्या करेंगे। अच्छा अभी समझाएंगे नालायक तो तुम लोग बुद्धि काम करेंगे। क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ऐसा ही रहता है, क्वेश्चन दो तरह का रहेगा, एक कंसेप्ट वाला और दूसरा करंट वाला, दो क्वेश्चन रहेगा। तो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन जो समझ रहा है तो उसे बना लेगा, और दूसरा करंट वाला अभी दर क्या चल रहा है बस डायरेक्ट उसको बना लेगा। अब ध्यान से सुनोगे। अब पहले बताओ, मार्केट में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में रुपया कम गया है कि बढ़ गया, बोलो। रुपया कमने से महंगाई होता है कि बढ़ने से, बोलो। रुपया बढ़ने से। अरे रुपया बढ़ जाता है, लगन आ गया, तो तुम्हें बताए थे सब मुद्रास्फीति में याद करके लगन में पैसा बढ़ गया, तो पैसा बढ़ गया तो जैसे रेट है तो मार्केट को बर्बाद करके रखता है। तो रुपया बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ा है तो आरबीआई क्या करेगी, देश भर में महंगाई बढ़ रही है तो इसके लिए रेपो रेट को बढ़ाएगी तो बैंक कर्ज कम बांटेगा, रेपो रेट घटा देगी तो बैंक ज्यादा कर्ज बांटेगा। तो क्या चाहिए तुमको भाई, इन्फ्लेशन में बैंक ज्यादा कर्ज देगी कम करे, कम करे, ज्यादा कर्ज देगा तो मार्केट बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए उस समय कर्ज कम करना पड़ेगा ना जी, तो इसीलिए रुपया बढ़ा हुआ, इसको कम करने के लिए रेपो रेट को क्या करना होगा, जल्दी बोलो, बढ़ाना पड़ेगा। रेपो बढ़ाएंगे तो रेपो बढ़ने से कर्ज का दर महंगा होगा, कब आदमी कर्ज लेगा तो होश में रहेगा और मार्केट सही हो जाएगा। बात समझोगे। तो इसलिए इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में रुपया बढ़ने से था, तो सही आंसर ये था रेपो दर का बढ़ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब यहां से ये बताओ बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना सबका। अब ध्यान दीजिए, यहां से अब हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम पे चलना है और वह होगा पूंजी बाजार। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा बाजार, मुद्रा बाजार। अब कौन बाजार आएगा, पूंजी बाजार। क्योंकि बिहार के आदमी पूंजी बाजार, अब वही लेसन चल रहा है, पूंजी बाजार में बिहार के आदमी सबसे कम इन्वेस्ट करता है, इसीलिए इसको समझने में भार लगे। बिहार के आदमी को कट्ठा बोलिए समझ में आता है, दीघा बोलिए खूब समझेगा, लेकिन शेयर बोलिए, बॉन्ड बोलिए, ये सब कुछ होता है, काका बोल रहा है। तो इसीलिए वो सब जो देख रहे हो ये पूंजी बाजार का पार्ट, तो पूंजी बाजार कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे, कल खत्म